Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन कराए जा रहे हैं। आज हम लोग विश्व के इतिहास, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे, खास करके खगोल विज्ञान से और विश्व भूगोल से, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल हम दोनों देखेंगे और भारत का भूगोल का जो वीडियो आएगा वो बिल्कुल माइंड मैपिंग होगा, आपको देख के अच्छा लगेगा और जल्दी याद हो जाएगा। उसी तरह विश्व भूगोल को भी हम जो है बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह के सारे क्लास हम आप लोगों को जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो हमें एक्यूरेसी को अच्छे से बना के रखना है, इसलिए रिवीजन ज़्यादा जरूरी है। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने था, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था और इन्होंने बताया था कि सारे पदार्थ एक जगह पे इकट्ठा थे। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि सारे पदार्थ एक जगह इकट्ठा थे और उसमें विस्फोट हुआ और सारे पदार्थ चारों दिशाओं में जाने लगे, जिससे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और कहा जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ठीक है, तो ब्रह्मांड से ही, जब ब्रह्मांड का विकास हुआ तो उसी से जो है आकाशगंगा बनी, सारे तारे बने और उसी से सौरमंडल का विकास हुआ और उसी से तमाम ग्रह और उपग्रह बनते चले गए। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। और यह भी याद रखिएगा कि सिद्धांत किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। और हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल इसी जो है आकाशगंगा में स्थित है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है आकाशगंगा वर्गीकृत की जाती है सर्पिला आकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, याद रखना, सर्पिला आकार जो होती है आकाशगंगा, आप ये इमेज देख सकते हैं, तो इस बिल्कुल सांप जैसे चलते हैं, उस आकार में भी आकाशगंगा पाई जाती है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक होता है। तो तारे का जो रंग सूचक होता है वो उसके ताप पर निर्भर करता है। जितना ताप होगा उतना तारे का रंग जो है सूचक माना जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा तारे का रंग किसका सूचक होता है, तो उसके ताप का। ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, तारों की मृत्यु के बारे में जो है हमारे यहाँ के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने बताया था, इसीलिए उसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या होती है, इसे हम कृष्ण बीवर कहते हैं, इसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं। तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था, आप ये देख सकते हैं, कृष्ण छिद्र, जिसे हम ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने ही किया था। इन्होंने ही तारों की सीमा, तारों की मृत्यु का कारण बताया था। ठीक है, तो कृष्ण जो छिद्र होता है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, यह तारों की मृत्यु के बाद होता है। और कहा जाता है कि ब्लैक होल में इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि ये सूर्य के, ये किसी के ही प्रकाश को भी, प्रकाश जब कितना हल्का होता है, प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। तो याद रखना, ब्लैक होल्स का सिद्धांत किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। नेक्स्ट है आपका सुपरनोवा क्या होता है। तो एक मृतप्राय तारा, जब तारे की मृत्यु हो जाती है तो उस घटना को सुपरनोवा कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में विस्फोट होता है और तारे की डेथ हो जाती है उसमें, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सुपरनोवा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सुपरनोवा क्या है, तो आप बताओगे एक मृतप्राय जो तारा होता है, जिस तारे की डेथ हो जाती है, उसे सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88 है। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री को दिखाई पड़ेगा क्या। ठीक है, अगर कोई सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठा होगा तो उसे आकाश काला दिखाई देगा। और दूसरा, तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये अंतरिक्ष में तारे हैं और आप यहाँ हैं,
ठीक है। तो जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, उन्हीं गैसों के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में रहेंगे तो वहाँ वायु होती नहीं है, तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं। लोहा होता है 32.07%, ऑक्सीजन 30.12% और सिलिका 15.12% होता है। तो ये बात याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे परसेंटेज के आधार पर मिलाने के लिए। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है, तो उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा ही तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। और याद रखिएगा, इसी एक तारामंडल होता है और सप्तऋषि के माध्यम से ही हम जो है क्या करते हैं, तो ध्रुव तारे की पहचान करते हैं। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का इमेज है, आप ये देख सकते हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ध्रुव तारे का पता कैसे लगाया जाता है, तो सप्तऋषि के माध्यम से, ठीक है। और आपसे भी पूछा जाएगा सप्तऋषि क्या है, तो बता देंगे आप, तारा मंडल है, 7 तारों का समूह है। सौरमंडल का भाग कौन नहीं होता है, निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, कॉपरनिकस ने कहा था। इन्होंने बताया था कि सूर्य स्थिर है और सौरमंडल में और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, और यही सच है, यह कॉपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट है सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था, तो 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था सौरमंडल का निर्माण। और सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रह प्रमुख है और उनके उपग्रह भी उसमें शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित हैं, ठीक है। तो आप ये इमेज में भी देख सकते हैं। तो मंगल और यूरेनस के बीच में आपको बृहस्पति और शनि दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी ग्रहों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही ग्रह का स्थिति बताना है। तो सबसे पहले अगर सूर्य है तो सूर्य के बाद बढ़ते क्रम में कौन सा ग्रह होगा, तो पहले होगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस वरुण जिसे कहते हैं, और नेपच्यून वरुण कहते हैं। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं, सारे ग्रहों को एक साथ दिखाया गया है सूर्य से बढ़ते क्रम में। तो आपको इनको भी क्रम आपको याद रखना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ एग्जाम में गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से हैं। अगर मान लीजिए ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध और शुक्र हैं, ठीक है। पृथ्वी स्थित है कहाँ पर, तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है। ये शुक्र है तो ये मंगल है, बीच में पृथ्वी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे एग्जाम में, जो बहुत गलत होने के चांस होते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध। अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया, सबसे जो है नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध। सौरमंडल का सबसे मंदतम गति वाला ग्रह कौन है, वरुण। क्यों, क्योंकि वरुण सबसे दूर है, तो वरुण सबसे धीरे धीरे गति करता है, जबकि बुध सबसे तेज गति करके सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मुख्य प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं। याद रखिएगा, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिस पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण। इन चारों ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं, आउटर जो है प्लैनेट कहते हैं, और ये चारों में मीथेन, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे, नाभिकीय संलयन द्वारा। जब हीलियम और हाइड्रोजन आपस में संलयन करते हैं तो उसी से सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण याद रखिएगा केवल अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, जब आप ऊपर इमेज देख सकते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की छाया जो है हमारे पृथ्वी से वो हमें सूरज दिखाई नहीं देता है और इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है, तो आपको बताना होगा कि आप इमेज देख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से, ठीक है। नेक्स्ट है एक खगोलीय एकक
औसत दूरी क्या होती है? तो खगोलीय दूरी जो होती है, याद रखिएगा, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। एग्जैक्ट यही है सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित है 4 जनवरी को। उपसौर किया उसके निकटतम तिथि को। ये क्या होता है, ध्यान देना। अगर कहा जाए कि जो है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पे कब होती है, तो 4 जनवरी को होती है। इस घटना को अपसौर कहते हैं। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं। और मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूरज है, और पृथ्वी चक्कर जब लगाती है तो एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे न्यून हो जाती है, तो उसको उपसौर कहते हैं। और मान लीजिए सूरज ये है और पृथ्वी ये है, तो बीच की जब दूरी अधिकतम होती है तो उसे कहा जाता है अपसौर कहते हैं। तो उसे हम अपसौर कहते हैं। यह घटना कब होती है? तो यह घटना होती है, आपको याद रखिएगा, 3 जुलाई को होती है। ठीक है, तो अपसौर में क्या होता है? तो अपसौर में याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है और उपसौर में दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109.2 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध है, जो 88 दिन में। क्यों? क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है तो जल्दी चक्कर लगा लेता है, लेकिन जो ग्रह दूर है वो देर में चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र ग्रह पर H2 SO4 के बादल पाए जाते हैं, जिस कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसीलिए उसको सबसे अधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? मतलब सांझ का तारा किस ग्रह कहा जाता है? शुक्र को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर H2 SO4 के बादल पाए जाते हैं, तो सूर्य रोशनी पड़ने पर वो चमकते हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार कहा जाता है। किसको? शुक्र को। और शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? भोर का भी तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को। क्यों? क्योंकि सुबह भी वो चमकता हुआ दिखाई देता है और रात में भी दिखाई देता है, इवनिंग में। तो इवनिंग स्टार और जो है मॉर्निंग स्टार दोनों शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि इस पे H2 SO4 के बादल पाए जाते हैं, इसी कारण वो चमकते हैं। ठीक है, आगे है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी का आकार बिल्कुल सेम है, इसी कारण उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था, याद रखिएगा। वह जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट नाम है। ठीक है, जीवधारियों की अगर दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे निकट पृथ्वी के शुक्र ग्रह है। दिन और रात किस कारण होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण। जब याद रखिएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तभी जो है दिन और रात बदलते हैं, जो 24 घंटा पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने घूर्णन काल में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं, भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल समान पड़ती हैं। ठीक है, इसी कारण से वहाँ दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, मौसम बदलने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुकी होना, इसी कारण मौसम बदलते हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है चक्कर जब लगाती है तो जो है सूर्य का, और पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इसी कारण सूर्य रोशनी कहीं ज़्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है, इसी कारण मौसम बदलते हैं। ये बात याद रखना। आप इस इमेज में देख सकते हैं, कहीं पर ग्रीष्मकाल है तो कहीं पे शीतकाल है। ठीक है, कहीं पे बसंत है तो कहीं पे जो है शरद ऋतु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे वर्ष की अवधि बिल्कुल फिक्स है, 365/4 है। अगर वो दूरी अचानक कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना अधिक कहाँ होती है? 23 डिग्री अक्षांश के आसपास।
दोनों गोलार्धों में सबसे अधिक मरुभूमि या मरुस्थल यहीं पाए जाते हैं। क्यों? कि यहाँ वर्षा कम होती है और तापमान यहाँ ज़्यादा होता है, तो इसी क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। वह ग्रह कौन है? मंगल ग्रह के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे मंगल, जैसे पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, वैसे मंगल भी झुका हुआ है, इसलिए मंगल पर जीवन होने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किसने की थी? तो बृहस्पति के ग्रह की चंद्रमाओं का मतलब होता है उपग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो द्वारा की गई थी। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। ये सबसे बड़ा भी है और ये सबसे भारी भी है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? शनि का है। ये भी याद रखना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है। तो याद रखना, प्लेटो अब ग्रह नहीं है, जिसे यम कहा जाता था। पहले ये ग्रह था, लेकिन इसने क्या किया, आप ये इमेज में देख सकते हैं, इसने वरुण के कक्षा को काट दिया था। और जो उसकी परिभाषा है, ग्रह की परिभाषा है, वो क्या होती है कि सूर्य का जब चक्कर लगाएगी, कोई भी ग्रह लगाएंगे तो अपने निश्चित पथ में लगाएंगे, वो किसी के पथ को काटेंगे नहीं, वो किसी के रास्ते को नहीं काटेंगे। तो आप इमेज में देख सकते हैं, मान लीजिए कि यह है आपका वरुण का पथ और यह है आपका प्लेटो का पथ। तो प्लेटो घूमते घूमते वरुण की कक्षा को काट दिया, इसलिए माना गया कि यह ग्रह नहीं है। याद रखना, ग्रहों की परिभाषा यही है कि जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित रास्ते पर करते हैं, उसी को ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है, नेपच्यून है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और ये ठंडा ग्रह है। ठीक है, निस्क और हाइड्रा चंद्रमा किसके हैं? तो ये प्लेटो के हैं। जैसे हम यम कहते थे, तो ये दोनों उपग्रह हैं किसके? तो ये निस्क, ये प्लेटो के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रिक्विलिटी, शांति का सागर, स्थित है कहाँ? चंद्रमा पर है। ठीक है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए हम वहाँ एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ध्वनि के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, जो यहाँ माध्यम नहीं होता है। चंद्र ग्रहण होता है कब? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो याद रखिएगा, तब चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने से ही चंद्र ग्रहण होता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी इमेज भी आप देख सकते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सैल के छोटे, मतलब चट्टान के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह कहते हैं। और शुद्ध ग्रह पूछा जाएगा किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। आप ये इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत वृत्त कौन सा होता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, पृथ्वी जो है, अगर ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा जाता है, उत्तरी दक्षिणी, और जो बीच की लाइन होती है उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा मानी जाती है पूरे पृथ्वी पर। यह भी याद रखना। नेक्स्ट है प्रधान अम्योत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत भूमध्य रेखा का परिच्छेदन की बिंदु क्या होता है? अंध महासागर। ये का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जैसे पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत वृत्त है, और ये जो है ग्रीनविच लाइन है। एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, इसी को इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, परिच्छेदन करते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटते हैं। या फिर इमेज भी देख सकते हैं एक दूसरे को काटते हुए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शून्य अक्षांश और शून्य अंश देशांतर रेखा अवस्थित है कहाँ पर? यही भी मैंने आपको बताया, गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में। आप ये मैप देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के पास। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती है? ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। आप ये देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसी को
180 देशांतर रेखा भी कहते हैं। और याद रखना, ये सीधी नहीं खींची गई है, आप ये इमेज में देख सकते हैं, इसको जिग जैग तरीके से खींचा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दिन का निर्धारण करती है। अगर मान लिया किसी देश के बीच से लाइन चली जाएगी तो वो देश आधा शनिवार को हो जाएगा और आधा शुक्रवार को रहेगा, या मंडे को रहेगा, या एक ही देश दो अलग अलग दिन में बट जाएगा, जिससे वहाँ बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए जब ये लाइन खींची जा रही थी तो देशों से पूछा गया कि आप एक दिन दुनिया में आगे रहना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं, तो उसी आधार पर इसको मोड़ दिया गया है। 180 देशांतर को ही क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,090 किलोमीटर है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा की पृथ्वी पर लंबाई है, ये भूमध्य रेखा है, और ये बीच में जो लंबाई है ये 40,090 किलोमीटर की है, याद रखना। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं उस महाद्वीप का नाम क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप से ही भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। आप ये मैप में देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा बीच में है, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका से गुजरती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो कौन सी विधि है? यूरेनियम डेटिंग विधि। हम यूरेनियम डेटिंग विधि से ही पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे? पेंजिया कहा जाता था, याद रखना। ठीक है, आप ये इस इमेज में देख सकते हैं कि पेंजिया जो है, आप ये जैसे मान लीजिए इमेज में आप देख सकते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है नीचे की ओर साउथ की ओर स्थित थी, जिसे हम पेंजिया कहते थे, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसे पैंथालसा कहते थे। तो पैंथालसा महासागर था और पेंजिया जो है वो महाद्वीप था। ठीक है, तो सारे जो भूखंड थे उन्हें हम पेंजिया के नाम से जानते थे। यहीं से टूट टूट कर अलग अलग ग्रहों का निर्माण, मतलब महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो कौन होती है? जलवाष्प होता है। तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? ज्वालामुखी से। रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे? तो भूकंप और ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर जो है ये क्या है? तो याद रखना, ये जो प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ आप इमेज में देख सकते हैं, इसके चारों तरफ ज्वालामुखी जलता हुआ दिखाई देता है अंतरिक्ष में जाने से, तो उसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इसी क्षेत्र में भूकंप आते हैं और ये कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर बनता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुनामी शब्द संबंधित है किससे? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है, वो है अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें 54 देश स्थित हैं। तो सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो वह है एशिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सारे महाद्वीपों का क्रम भी पूछा जाता है, आप ये मैप पे देख सकते हैं। तो महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन है? अवरोही का मतलब है बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है आपका एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सारे महाद्वीपों का आपसे क्रम भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भूमि बहुत ज़्यादा है और लोग वहाँ के बहुत कम पाए जाते हैं, 2 करोड़ लोग ही वहाँ पाए जाते हैं, तो बहुत कम जनसंख्या वहाँ पर है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है वो है दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका। इस सभी महाद्वीपों में सबसे ऊंचा महाद्वीप माना जाता है औसत। नेक्स्ट है, वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो है आपका यूरोप। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो यूरोप में। और किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पठार पाए जाते हैं अगर ये पूछा जाए, या जो है मरुस्थल पाए जाते हैं, तो वह आपका अफ्रीका। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, और ये कनाडा में है, जहाँ पे बहुत सारे पर्वतों का जो है जाल बिछा हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वलित पर्वतों में पाई जाती हैं। जो मोड़दार वलित पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय है, तो उसी में लंबी लंबी चोटियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? दक्षिण
अमेरिका में है, यही क्वेश्चन आपसे अभी मैंने बोला था। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित हैं, तो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है, लेकिन आल्प्स पर्वत यूरोप में है। ठीक है, तो यह भी याद रखना, दक्षिणी आल्प्स पर्वत लिखा है तो ये न्यूजीलैंड में है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं लंबाई की अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही मतलब हो गया बढ़ते से घटते क्रम में। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज है, फिर रॉकी है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और फिर हिमालय है। तो ये 4 स्वरूप याद रखना। और हिमालय किस नंबर पे आता है ये भी याद रखना, ये चौथे नंबर पे आता है। रॉक एंडीज नंबर 1 पर है, रॉकी नंबर 2 पर, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, ये नंबर 3 पर है, और हिमालय हमारा 4 पर है। तो ये बात याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाइट पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और ब्लैक पर्वत भी कहाँ पाया जाता है, ये भी अमेरिका में ही पाया जाता है। लेकिन अगर कहा जाए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो जर्मनी में पाया जाता है। यहाँ फॉरेस्ट शब्द लगा हुआ है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना, ये ब्लैक पर्वत से और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है डेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये है आपका कहाँ पर, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो है ये स्थित है, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो है अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में डेकेंसबर्ग पर्वत, और यहाँ से हीरे का और सोने का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट है इटली में अवस्थित पर्वत कौन सा है, तो इटली में पर्वत है AP9 पर्वत है इटली में। और अगर पूछा जाए कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है, तो ये पेरिनीज पर्वत करता है, ये भी याद रखना। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी तट पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो दिशा भी पूछा जा सकता है, दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 5 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार पेटागोनिया के पठार को कहा जाता है। ठीक है, संसार की छत किसे कहते हैं, तो पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं, और इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संसार विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो यह है आपका तिब्बत का पठार। और टेलीग्राफिक पठार कहाँ है, यह उत्तरी अटलांटिक कटक पर स्थित है, वहीं पर यह कटक एक है समुद्र के नीचे, इसे हम टेलीग्राफिक पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली उदाहरण है किसका, तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है डेथ वैली, ये भी याद रखना कहाँ पर है, ये अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट है शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये अमेरिका में है। पंजसीर घाटी कहाँ स्थित है, ये अफगानिस्तान में चर्चा में था ये, क्योंकि यहीं पर तालिबानियों का ज़्यादा गढ़ माना जाता है, कब्जा है, तो पंजसीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है, ये भी याद रखना। टेलर घाटी कहाँ है, ये अंटार्कटिका में स्थित है, टेलर घाटी। नेक्स्ट है ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी याद रखना। और मरुस्थल की परिभाषा किसे कहते क्या होती है, तो मरुस्थल की परिभाषा होती है उस क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। तो ये परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना कोई कहीं भी मरुस्थल बनता है जहाँ 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा आपको पहला पार्ट दिया गया है। इसी तरह के हम लगातार पार्ट लाते रहेंगे और आपका जल्दी रिवीजन कराते रहेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को इससे जोड़िएगा कि जिससे उनका भी जो है तैयारी उनको भी अच्छी रहे और आप लोग रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।